नमस्कार, मैं सीपक सर। स्वागत है आप सभी का सीपक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फिर से वापस क्लास 10th के ही हिंदी चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। हिंदी के 3 चैप्टर को आप लोगों को समझा दिया गया है अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि उसके सारे क्वेश्चंस आंसर्स को आप लोग लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल या कोई ऐसा कुछ चीज़ जो आपके समझ में नहीं आया हो या नहीं बन पाया हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसे भी बताने का आपको प्रयास किया जाएगा। आप लोग वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब जो आप करते हैं वो खुशी की बात है। अपने दोस्तों के साथ भी इसे सेंड करके उसे सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th के गोधूली भाग से, यानी कि हिंदी के गोधूली भाग से एक्सरसाइज 4 अध्याय संख्या 4, जो कि लिखा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सभी के मन में ऐसा सवाल होगा कि आखिर ये क्यों बढ़ते हैं। हम लोग इसे हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन काटते हैं, लेकिन फिर भी ये बढ़ जाते हैं। इसका कोई काम तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई हम लोग पर्सनल कोई काम करते हैं, कोई उपयोग में ये आता है। अगर ये उपयोग में आता तो ज़रूर हम इसे बढ़ाते, लेकिन इसे काट देते हैं। क्या कारण है? तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसी के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। आइए पहले लेखक के परिचय के विषय में हम लोग जान लेते हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ, निबंध और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इसकी पढ़ी होगी, तो उसी से रिलेटेड है आज की ये कहानी। हालांकि ये कहानी नहीं है, हम जानेंगे आगे कि ये है क्या। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, बलिया उत्तर प्रदेश में। याद रखना है 1907 ईस्वी, बलिया उत्तर प्रदेश। किताबों में इसका कोई निश्चित तारीख नहीं है कि किस तारीख को इनका जन्म हुआ था, लेकिन यह ज़रूर बताया गया है कि इनका जन्म हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश 1907 ईस्वी को। रख दीजिए वहीं पर और बाहर से ही लगाते हुए चले जाना। इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी रचनाओं को हम नहीं लिखे हैं बोर्ड पे, अनगिनत रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है, जिनमें कि अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। इसी प्रकार की और भी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। ये प्रमुख है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसीलिए हम आपके सामने इन सभी का नाम लिख दिए। ध्यान रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। पुनर्नवा किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आलोक पर्व जो कि महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है, कोई आए ना आए आलोक पर्व जरूर पूछता है। आलोक पर्व जो है वह इनकी एक प्रचलित रचनाओं में से एक है, विख्यात रचनाएं हैं इनकी। आलोक पर्व के लिए इन्हें बहुत सारा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, भारत सरकार के द्वारा भी और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है, आलोक पर्व जो है वह इनकी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक प्रमुख रचनाओं में से एक है, और बोलिए तो विशेष प्रमुख रचना आलोक पर्व है। फिर आइए नीचे, अनाम दास का पोथा इनकी प्रचलित उपन्यास है। अनाम दास का पोथा इनके द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है, एक उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार नाम है तो याद तो रहेगा ही, अनाम दास का पोथा। अब ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। ध्यान से सुन लीजिए, निबंध क्या होता है ये आप लोगों को पता है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में पार्टिकुलर उसी के विषय में लिखना वह निबंध कहलाता है। चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई जानवर हो, प्रकृति के द्वारा बनाया गया कोई भी वस्तु हो, उसके ऊपर अगर हम
केवल उसी के ऊपर लिख रहे हैं, उसी के बारे में लिख रहे हैं, तो हम कह देंगे कि वह एक निबंध है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध क्या होता है? निबंध का वह भाग जो अत्यंत आकर्षक हो, यानी जिनके विषय में जानने को लेकर के हम इच्छुक हों कि ये तो जानना ही चाहिए, ये तो हमें समझना ही चाहिए, उसे हम कहेंगे ललित निबंध। तो ये इसमें हम लोग किसके विषय में जानेंगे? नाखून के विषय में, कि ये नाखून बढ़ते क्यों हैं। इसीलिए आकर्षक निबंध होने के वजह से इसका नाम रखा गया है ललित निबंध। तो ध्यान रखना है, यह एक ललित निबंध है। अब समझिए, इन्होंने विश्व भारती यानी शांति निकेतन पत्रिका का भी संपादन किया है। किन्ने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विश्व भारती, और उसी का नाम है शांति निकेतन, विश्व भारती और शांति निकेतन नामक पत्रिका का संपादन भी किया है, एडिटर भी रह चुके हैं। द्विवेदी जी को आलोक पर्व की रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, द्विवेदी जी को आलोक पर्व रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी जैसा कि हम पहले बता रहे थे आपको, हजारी प्रसाद को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो भी मतलब पुरस्कार हैं, सम्मान है, यह भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें कि सर्वोच्च सम्मान आप लोगों को मालूम होगा भारत रत्न है। उसी सम्मानों की कड़ी में से एक सम्मान होता है जिसे हम पद्म भूषण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, और सम्मानित किया गया है किनके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। सवाल पूछा जाता है, भारत सरकार के द्वारा हजारी प्रसाद जी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो पद्म भूषण। अब समझिए, इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि प्राप्त है। जिस विश्वविद्यालय में ये पढ़े थे, उसी विश्वविद्यालय से इन्हें एक सम्मान भी प्राप्त है, और वो सम्मान है डॉक्टर ऑफ लेटर्स। आप किताब में देखेंगे तो किताबों में लिखा हुआ है इन्हें विश्वविद्यालय से डी लिट का उपाधि प्राप्त है। तो डी लिट का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लेटर्स, डॉक्टर ऑफ लेटर्स। इनका निधन जो है वह 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। इनकी मृत्यु जो है 1979 में दिल्ली में हो गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सवाल जो है यह किया किसने था। अब अगर आप थोड़ा सा इस निबंध के ऊपर चलें तो आपने पढ़ा होगा, आप सभी बच्चों को हम ये बोल रहे हैं, खास करके जो भी क्लास 10th से रिलेटेड हैं, क्लास 9th वाला भी यह वीडियो ज़रूर देखा करें। वो इसीलिए कि जब आप अभी देख लेते हैं तो क्लास 10th में जब आप जाएंगे, जहाँ भी पढ़ें जा कर के, वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखें, ठीक है, और धैर्यपूर्वक देखें। होता क्या है, बच्चे वीडियो को देखते ज़रूर हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नीचे आया तो वो स्किप करके आगे की वीडियो को देखना, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो को देखना शुरू करते हैं। ये एजुकेशन का एक वीडियो है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर इसे पूरा देखें, जितने भी समय का हो। मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट, अधिकतम 20 मिनट तक में ये वीडियो आपका समाप्त हो जाने वाला है। चलिए, तो हम सीधा चलते हैं इसके निबंध पे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सवाल हुआ क्या था, लेखक की एक बेटी थी जो सबसे छोटी थी। उसने एक बार क्या किया, अपने पिताजी से यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से एक सवाल कर दिया। और वो सवाल क्या था, बोले पिताजी बताइए ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। और बच्चे इस प्रकार के सवाल करते ही करते हैं, वो हमेशा करेंगे। पिताजी रात में ही चंद्रमा क्यों निकलता है, दिन में क्यों नहीं निकलता है। गाय के 4 पैर क्यों होते हैं, मनुष्य के 2 पैर क्यों होते हैं। गाय बोल क्यों नहीं सकती है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। चींटी इतनी छोटी क्यों है। छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में होंगे उसको ज़्यादा मालूम होगा। बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी उसका जवाब क्विक नहीं दे पाते, तुरंत नहीं दे पाते। अच्छा ठीक है भैया बताएंगे बाद में, या उसको कुछ सा कुछ उल्टा बोल करके या अपने ढंग से कुछ उसका आंसर निकाल करके उसको बता देते हैं।
अरे चंद्रमा को रात में ही काम करने का मिलता है समय, तो दिन में नहीं मिलता है उसको समय, दिन में छुट्टी पर होता है वो। कैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं रात में सोते हैं, तो वैसे ही चंद्रमा रात भर काम करता है दिन में सोता है। इस प्रकार से कुछ बातों को बच्चे भी मान लेते हैं उसको कि ठीक है बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन सवाल उनके पास बहुत होता है। अल्पज्ञ पिता, का मतलब होता है कम ज्ञान होना। अल्पज्ञ पिता कभी कभी उसका जवाब नहीं दे पाता है। तो उसी में से जो है एक बार लेखक की बेटी ने लेखक से पूछ लिया कि बताइए पिताजी, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे ही पूछा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सहसा एकदम भौचक रह गए। ये कैसा सवाल है भाई। उन्होंने जो है कहा, नहीं सवाल तो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये सवाल तो है। उन्होंने जवाब उस समय तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। ये सवाल है और हमें इसका जवाब उसे ज़रूर देना चाहिए। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, बहुत सारी किताबों को पढ़ा नाखूनों के विषय में, प्रवृत्तियों के विषय में, कि यह मनुष्य को नाखून की आवश्यकता पड़ती थी या नहीं पड़ती थी, आखिर ये बढ़ता ही क्यों है। तब उन्होंने इसको पूर्णतः खंगाला। बहुत सारे साहित्य से खंगालने के बाद इन्होंने अपनी एक विचार प्रकट की, और वही विचार निबंध के रूप में उन्होंने एक पुस्तक में लिख दिया, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उन्होंने भी सोचा, लेखक ने भी, कि सही बात है, हम इसे हर दूसरे तीसरे दिन काट देते हैं, परंतु यह एक निर्लज अपराधी की तरह, बेहया की तरह, शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं, बेहया की तरह यह बार बार वापस आ जाता है। हम इसे काट देते हैं, फिर वापस आ जाता है। होता है ना, कभी किसी को भगा दिए घर से, अरे जाओ तुम मत आया करो, तो बच्चे को भी अगर इस प्रकार से आप बोल दोगे ना, तो एक बार दो बार में समझ जाएगा कि नहीं खड़ूस आदमी है, हमें नहीं जाना है। तो नाखून को हम रोज़ भगा देते हैं, दूसरे तीसरे दिन काट देते हैं, हटा देते हैं, चबा जाते हैं, लेकिन फिर भी वह निर्लज अपराधी की तरह वापस आ जाता है। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि इस चैप्टर में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। जी हाँ, समझ गए, नाखून को क्या कहा गया है, निर्लज अपराधी, और बेहया और ना जाने क्या क्या कुछ कहा गया। शोध जब किया गया तो उन्हें पता चला कि जब मनुष्य आदि मानव था तो उस समय नाखून बड़ा उपयोगी था। प्रकृति के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन जो नेचुरल तरीके से बनी हुई चीज़ें हैं वह ईश्वर ने बहुत ही सोच समझ के बनाया कि मनुष्य के काम क्या चीज़ आएगा और क्या चीज़ नहीं आएगा। तो नाखूनों को भी ईश्वर की यानी प्रकृति की एक कहो तो देन है, प्रकृति की देन है ये। आदि मानव जब मनुष्य था तो इसी नाखून का प्रयोग जो है वह अपनी सुरक्षा के लिए किया करता था। नाखूनों से ही वह अपने आप को डिफेंड करता था। जब कोई जानवर उसके ऊपर आक्रमण कर दे या जब लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता था तो वह नाखून से ही अपने आप को डिफेंड करता था, बचाता था। समय बढ़ता गया और इसी प्रकार से जब अस्त्र का विकास नहीं हुआ था तो लोग नाखूनों का ही प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे जो है लोगों ने अस्त्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब रामचंद्र जी की सेना लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे उस समय बानर जो सेना उनकी थी उनके पास भी कोई अस्त्र मुख्यतः नहीं था, पत्थर यही सब था, भाला उला जो बाद में विकसित हुआ वो हुआ। तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो अस्त्र बनाया गया है देवताओं के लिए भी, वह देवताओं के राजा इंद्र के पास। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी एक सवाल बनता है, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। देवताओं का राजा इंद्र के पास एक वज्र आया और वो वज्र बनाया गया था हड्डी से। ध्यान रखिएगा, देवताओं के राजा इंद्र के पास एक वज्र आया, मतलब वज्र उन्होंने बनाया अपने लिए। वज्र आप जानते होंगे, एक मतलब हथियार है उनका, और वो बनाया गया था। एक मुनि थे, उनका नाम था दधीची मुनि। दधीची मुनि के हड्डी से वज्र बनाया गया था। ये सवाल भी आप याद रखिएगा कि इंद्र का वज्र
किस मुनि की हड्डी से बनाया गया है? तो दधीची मुनि। इसी प्रकार के अस्त्र का धीरे धीरे विकास हुआ, फिर धीरे धीरे जितने भी धातु का ज्ञान हुआ लोगों को, फिर अस्त्र बनाना शुरू किए। तब लोगों को यह पता चला कि नाखून की आवश्यकता अब हमें नहीं है। अब हम लोगों ने अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे अस्त्रों का विकास कर लिया है। अब हमें नाखून नहीं रखने चाहिए। और आपको पता है, बायोलॉजिकल अगर आप जानना चाहें नाखून के विषय में कि आखिरकार ये बढ़ता क्यों है, तो नाखून का जो ऊपर का होता है हिस्सा, उसकी कोशिका जो होती है वह मृत कोशिका होती है, और नाखून के पीछे का जो हिस्सा होता है इसकी कोशिका जीवित होती है। ध्यान रखिएगा, नाखून के ऊपर जिसको हम काट के फेंक देते हैं उसकी कोशिका मृत होती है, और जो पीछे से हम धक्का देके उसको बढ़ाता है उसकी कोशिका जीवित होती है। और आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कोशिका क्या करती है, अपनी संख्याओं में निरंतर वृद्धि करती रहती है। अगर बायोलॉजी के फैक्ट से हम समझे तो नाखून क्यों बढ़ते हैं समझ में तुरंत आ जाएगा। ऊपर की कोशिका मृत, जिसको काट के फेंक देते हैं, अब पीछे की कोशिका जीवित होती है। और आपको पता है कि कोशिका क्या करती है, निरंतर अपनी संख्याओं में वृद्धि करती है, और यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से यह नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। कोशिकाओं की वृद्धि हमेशा होती रहती है। तो मेन चीज़ ये है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो कोशिकाओं में निरंतर वृद्धि होने के कारण ही नाखून बढ़ते हैं। और ऊपर वो जैसे जैसे बढ़ता है उसकी कोशिका जो है वह मृत हो जाती है। जब आप काटते हैं उसको तो आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन गलती से भी जीवित कोशिका वाले नाखून में अगर थोड़ा सा ब्लेड लग जाए, या जिस भी हथियार से आप काट रहे हैं, अगर हथियार बोलें तो आपको दर्द होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेखक ने फिर कहा, इसका मतलब ये है कि जब ये पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल होता था तो हम ये कह सकते हैं कि यह पशुता की निशानी है। पशुता का मतलब क्या होता है, बगैर सोचे विचारे कुछ भी काम करना, ये पशु की निशानी होती है। हालांकि मनुष्य भी पशु ही है। आपको मालूम होगा, द ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। जो मनुष्य होता है वह भी एक सामाजिक प्राणी है, यानी पशु है। कारण क्या है पशु होने का मतलब क्या? पशु होने का मतलब होता है कि अचानक से गुस्सा हो जाना, अचानक से अपनी प्रवृत्ति चेंज कर लेना। तो मानव में भी ये प्रवृत्ति है। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, कुछ बात आपको ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप गुस्से में आ जाएंगे। तो ये प्रवृत्ति किस चीज़ का है? जी हाँ, पशुता की प्रवृत्ति। कहते हैं जैसे जैसे मानव ने अपने अंदर विकास किया है, उसकी पशुता खत्म नहीं हुई, उसकी पशुता और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई समझिए। नाखून से जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, उसको नोच लेंगे, खरोच कर देंगे, उसके चेहरे पे निशान बना देंगे, उसके शरीर पे निशान बना देंगे, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन मानव ने ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार आज बना दिए हैं कि आपको पता होगा, आपके चैप्टर में ये दिया गया है कि मनुष्य के अत्याधुनिक हथियारों के विकास ने विश्व का विनाश कर दिया और विश्व को विनाश की ओर ले जा रहा है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान में, और लगभग 5 लाख लोग मर गए थे। अब आप बताइए कि आप अपने नाखून से 5 लाख लोगों को मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो यहाँ पे लेखक का कहना ये हुआ कि हम पशु थे वो ज़्यादा ठीक था, लेकिन आज के अत्याधुनिक हथियार, ये अस्त्र जिसका हम बचाव के लिए उपयोग करते थे, अपनी डिफेंस के लिए उपयोग करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते थे, ये ज़्यादा ठीक था, क्योंकि इससे हम अपनी सुरक्षा करते थे, ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज का जो अत्याधुनिक हथियार है वह सुरक्षा तो करता है, लेकिन उसका विनाश बहुत बृहद पैमाने पे होता है। बात है नाखून पे, तो हम लोग नाखून पे ही आगे चलते हैं। अब कुछ और रिसोर्सेज से उनको पता चला कि आज से 2000 वर्ष पूर्व जो मानव थे वह अपने नाखूनों को सजाया और संवारा करते थे। आज भी होने लगा है। आज के मॉडर्न युग में भी आप देखोगे, बोलना कितना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी
लड़कियां इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, शायद वो कहेंगे कि नहीं ठीक है सर ये बात। आज की जो लड़कियां हैं वो खास करके आप देखोगे तो ये नाखून को, किनारे वाले नाखून को ज़रूर बढ़ाती है। अब क्यों बढ़ाती है ये आप जानते हैं, फैशन के लिए। उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो हमारे आदि मानव थे जो बड़े बड़े नाखून रखते थे। तो कहते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व जो लोग थे, जो मनुष्य रहते थे, भारतवासी खास करके, वो अपने नाखूनों को एक बेहतर आकार प्रदान करते थे, जिसमें वर्तुलाकार, चंद्राकार और बहुत सारे शेप, अलग अलग शेप में उसे काटा करते थे। आज भी ऐसा होता है और आजकल तो और बेहतर हो गया है कि अगर आपके नेचुरल नाखून आपके हाथ में नहीं है तो आजकल आर्टिफिशियल नाखून मिलता है मार्केट में, आप ला करके उसको बढ़िया से पेंट उंट करके पोत पात करके जो है हाथ में लगा लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसा बहुतों के साथ होता है। अब ये लग रहा है लेखक को कि यह हमारे नाखून को काटना हमारी सफलता है या हमारी विफलता है। इम्पोर्टेंट बात है, नाखून को हम काट रहे हैं तो हम पशु से अत्याधुनिक अच्छे मानव बन रहे हैं या बुरे मानव बन रहे हैं। ये सवाल ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सोचना है कि केवल नाखून काट लेने से पशुता समाप्त नहीं होगी। पशुता कैसे समाप्त होगी? तो आपके किताबों में लिखा हुआ है कि पशुता को अगर समाप्त करना है तो आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए, आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, आपके अंदर क्षमाशीलता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने इन सब गुणों को विकसित कर लिया, लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तब हम पशु से इंसान कहलाएंगे। नाखून काट लेना वह इंसान होने की प्रवृत्ति नहीं है। नाखून को काटना, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जानवरों की प्रवृत्ति, जो पशुता का प्रमाण था नाखून पहले, उसे अब हम पशु नहीं हैं ये हमें पता है, इसीलिए हम इसे काट ज़रूर लेते हैं। लेकिन नाखून काट लेने से हम पशुता से वापस नहीं आ सकते। अब है कि आखिरकार हमें अपने आप को साफ सुथरा तो रखना ही है, तो नाखून तो काटने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए कहता है कि अपनी साफ सफाई के लिए ये सहजता वृत्ति से जो बढ़ने वाले नाखून होते हैं इसे हम काट देते हैं। और आपकी आखिरी लाइन होती है किताब में, कमबख्त नाखून बढ़ते तो हैं पर मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देता है और ना ही मनुष्य इसे कभी बढ़ने देगा। उम्मीद है आपको ये ललित निबंध समझ में आया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाने की वजह से ही थोड़ा शॉर्ट में ही इसे खींच दिए हैं। इस चैप्टर से ख़ास तौर पर आपसे पूछा जाता है लेखक परिचय और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उसके विषय में। तो आप ख़ास तौर पर इस वीडियो को जब वॉच करें तो लेखक के विषय में आप ज़रूर पढ़ें। किन्हीं स्टूडेंट को अगर यह परेशानी होती है कि सर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी करा दिया करें, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। अगर लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसा होना चाहिए तो हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स के सवाल रहेंगे और उसके आंसर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।